हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कीव में बापू के स्टैचू के पास प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में हो सकती थी बहुत बड़ी चूक। दोस्तों, अगर ये चूक होती तो बहुत बड़ा अनहोनी हो सकता था। बताएंगे अभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पीएम मोदी जी का यूक्रेन से निकल जाने के बाद, भारत पहुंचने के बाद। बताएंगे क्या थी वो चूक। तो वहीं बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बॉर्डर से गिरफ्तार दोस्तों भारतीय सीमा में घुसने की कर रहे थे ये कोशिश। बताएंगे आखिर जज किस कारण बस भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे भारत और अमेरिका के हथियारों से अब थर थर कांपेगी दुनिया। रक्षा उत्पादन में दोनों देश बनेंगे वर्ल्ड सुपर पावर। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे जहां जेलेंस्की ने कहा अगर भारत चाहे तो आज अभी रशिया यूक्रेन का जंग रुकवा सकती है। जिसके बाद दोस्तों बताएंगे भारत ने इस मुद्दे पर क्या जवाब दिया। जेलेंस्की को बता दिया है कि क्यों रशिया भारत के लिए भी है बहुत जरूरी। तो वहीं बताएंगे क्या कोई नई चाल चल रहा है। शहबाज शरीफ खुद को IMF से कर्जे की है आस, लेकिन बाढ़ ग्रस्त बांग्लादेश की मदद को हो गया है तैयार। तो दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद का नाम मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कीव में बापू के स्टैचू के पास प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में हो सकती थी बहुत बड़ी चूक। हुआ सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, जिसके बाद SPG ने क्या किया वो आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब युद्ध के आगोश में आने वाले यूक्रेन के दौरे पर कीव पहुंचे तो वहां एक पल ऐसा आया जब उनकी सुरक्षा को लेकर काफी खतरा माना जा रहा था। हालांकि उस आशंका को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के कमांडोज ने दूर करके रख दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा के दौरान बापू की प्रतिमा पर नमन कर रहे थे। उसी दौरान ठीक उसी समय उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दरअसल दोस्तों यूक्रेन में भारतीय प्रवासियों ने भारत विरोधी भावना वहां पर दिखाई थी। ऐसे में आशंका थी कि प्रधानमंत्री पर उस दौरान कोई हमला ना कर दे, और यही वजह थी कि 60 से अधिक SPG कमांडोज को तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ढाल बनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की तो SPG के जवानों ने फौरन उनकी सुरक्षा के लिए घेरा बना लिया था। प्रधानमंत्री की टीम को पता चला था कि यूक्रेन में भारत विरोधी भावना फैली है, यानी भारत की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छी दोस्ती के चलते भारत विरोधी भावना फैली है। प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय प्रवासियों के साथ बैठक के दौरान बताया गया कि भारतीयों को इस देश में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग भारतीयों पर राष्ट्रपति पुतिन और रूस का साथ देने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो इसके लिए SPG निदेशक आलोक शर्मा के नेतृत्व में 60 से अधिक कमांडोज को प्रतिमा स्थल पर तैनात किया गया था। दोस्तों ऐसे में ट्रेन से वापस जाने पर सुरक्षा टीम ने राहत की सांस ली। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि वहां पर बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन समय रहते SPG ने सारी सिचुएशन को संभाली है। दोस्तों ऐसे में वाकई में SPG ने बड़ा ही बेहतरीन कार्य करके दिखाया। ऐसे में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप लोग दो अच्छी बातें कमेंट में जरूर कहिएगा SPG को लेकर। तो वहीं बता दे सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बॉर्डर से हुए गिरफ्तार, भारतीय सीमा में घुसने की कर रहे थे कोशिश। जी हां, भारत आ रहे थे बांग्लादेश के पूर्व जज हुए गिरफ्तार, बॉर्डर के करीब सिलहट में पकड़े गए। जी हां, खालिदा जिया के पति को कुछ समय पहले इन्होंने टीवी पर भी दी थी गाली। आपको बता दें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भारत के साथ लगती पूर्वोत्तर सीमा से गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी तब की गई जब वो देश छोड़कर भारत आने की कोशिश कर रहे थे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमसुद्दीन चौधरी मानिक को उन्होंने देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। BGB के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शरीफुल इस्लाम ने मानिक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मानिक को देर रात तक BGB चौकी में ही रखा गया था। 19वीं BGB बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल असदुद्दीन नबी ने कहा कि हमने उनको सीमा पर उस समय पकड़ लिया जब वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। अब उनको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये पूर्व जज हसीना समर्थक माने जाते हैं। हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान वो तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक टीवी टॉक शो में खुलकर शेख हसीना का पक्ष लिया था और आंदोलन कर रहे छात्रों की रजाकार कहकर आलोचना की थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से मानिक अंडरग्राउंड हो गए थे और शुक्रवार रात को उनकी गिरफ्तारी की खबर आई कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब जज जैसे बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर रह चुके लोग भी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश का हाल दोस्तों अब बुरा हो चुका है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, भारत और अमेरिका के हथियारों से अब थर थर कांपेगी दुनिया। रक्षा उत्पादन में दोनों देश बनेंगे वर्ल्ड सुपर पावर। जी हाँ, चीन जैसे दुश्मनों को काउंटर करने के लिए वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हुई है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनियों ने नई दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है। इसमें अमेरिका की प्रमुख रक्षा उत्पादन कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का उत्पादन करेंगी।
जाएंगी। भारत और अमेरिका की ओर से संयुक्त रूप से बनाए गए ये हथियार अब आने वाले समय में पूरी दुनिया पर राज करेंगे, यानी पूरी दुनिया अब भारत में बने हथियार खरीदेगी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो भारत और अमेरिका को रक्षा उत्पादन में वर्ल्ड का सुपर पावर देश बना देगी। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, इतनी क्वालिटीज के हथियार है जो किसी अन्य देशों के पास है तक नहीं। उन्होंने ऐसे हथियारों की शक्ल तक नहीं देखी है। दोस्तों, ऐसे में भारत के साथ अमेरिका की ये डील वाकई में भारत को तो बड़ा ही फायदा पहुंचाने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इन लक्ष्यों के तहत अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात करके भारत और अमेरिका के आपसी हितों के अहम रणनीतिक मामलों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। इसके एक दिन पहले ही भारत और अमेरिका ने अपनी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। सिंह दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका की यात्रा यहाँ पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह जी ने शुक्रवार को अपनी बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मिलकर और आपसी हित के अहम रणनीतिक मामलों पर दृष्टिकोण साझा करके खुशी हुई है। तो वहीं बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा भारत चाहे तो रशिया यूक्रेन जंग को रुकवा सकती है। कहा कि अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर भारत और वहां के लोग रशिया के प्रति अपना रवैया बदल लें तो ये जंग वाकई में खत्म हो सकती है। पुतिन खुद ही ये फैसला ले लेंगे। भारत का रशिया की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हमने भारत के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर चर्चा किया है। जंग की वजह से दुनिया में रशिया पर ट्रेड से जुड़ी कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन इस बीच भारत के दरवाजे रशिया के लिए खुले हुए हैं। अगर भारत रशिया से तेल आयात करना बंद कर देगा तो पुतिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, जेलेंस्की का कहना है कि इस समय जब पूरी दुनिया, पूरा पश्चिमी देश सपोर्टर कंट्रीज ने व्लादिमीर पुतिन रशिया पर पाबंदियां लगा दी है, उनके साथ कोई भी अब व्यापार नहीं हो रहा है। जब तक यूक्रेन पर आक्रमण शांत नहीं होगा तब तक पश्चिमी देशों ने रशिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऐसे में रूस के पास कोई चारा नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके या फिर अपनी जीवनी चला सके। जीवनी चलाने के लिए उसको अपना तेल बेचना पड़ेगा और ऐसे में इस समय भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया से तेल खरीद रहा है और इस वजह से रशिया को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पाबंदियां भी उसके लिए अभी जीरो बना बैठा है। लेकिन ये बात जेलेंस्की भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, पुतिन की अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें, भारत भी यहाँ नहीं ठहरा। भारत ने करारा जवाब दे दिया है, यानी कि जेलेंस्की को क्लियर बता दिया है कि वो क्यों रशिया के साथ तेल का व्यापार बंद नहीं कर सकता। दरअसल भारत ने कहा है कि मजबूरी ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है। जेलेंस्की को भारत ने समझाया कि क्यों इंडिया के लिए जरूरी है रशिया का तेल। जयशंकर जी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर उनकी चिंताओं का जवाब दिया है। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने यूक्रेन को मौजूदा तेल बाजार की स्थिति, भारत और भारत पर पड़ने वाले इसके असर, रशिया से तेल खरीदने की भारत की रणनीतिक जरूरत को, वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके असर को समझाया। जयशंकर जी ने कहा कि हमने यूक्रेनी पक्ष को समझाया कि ऊर्जा बाजार यानी एनर्जी ट्रेड का मौजूदा हाल कैसा है। यहाँ तक कि आज कई ऊर्जा उत्पादकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे बाजार की हालत संभावित रूप से बहुत मुश्किल हो गई है। ये केवल मजबूरी नहीं, मेरा मतलब है कि ये समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में है कि तेल की कीमतें उचित और अस्थिर रहे। ऐसे में दोस्तों, भारत ने भी तुरंत जवाब दे दिया कि हम रशिया के साथ तेल का व्यापार बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। ऐसे में दोस्तों, आप भी सुझाव देना मत भूलिएगा, क्या भारत ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हाँ या ना मैं कहना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, यहाँ तक कि जेलेंस्की ने भारत आने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि जब आप रणनीतिक साझेदारी कुछ बातचीत शुरू करते हैं तो आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि फिर से मुलाकात करना अच्छा रहेगा और अगर हमारी बैठक भारत में होगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा, मुझे काफी आवश्यकता है कि आपका देश हमारे पक्ष में रहे। जेलेंस्की ने कहा, ये आपकी ऐतिहासिक पसंद का मामला नहीं है, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि आपका देश कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। उन्होंने कहा, इसीलिए जब आपकी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलना चाहेंगे तब भारत आने पर मुझे खुशी होगी। तो वहीं दोस्तों, आपको बड़ी खबर बताते, जहां दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का बड़ा पर्दाफाश, पुलिस ने 11 संदिग्धों को किया अरेस्ट। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करके 11 संदिग्धों की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि करीब आधा दर्जन लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। इस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से अंजाम दिया। अलकायदा के मॉड्यूल से संदिग्धों में से 6 की गिरफ्तारी राजस्थान के भिवाड़ी से, रांची से 4, झारखंड के हजारीबाग से 1 और यूपी के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 11 की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो वहीं बता दें, खुद को IMF से कर्जे की आस है, लेकिन बाढ़ग्रस्त बांग्लादेश की मदद करने को तैयार है पाकिस्तान। क्या है इसकी कोई नई चाल?
दरअसल बता दे, बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नई नवेली सरकार की तरफ से पाकिस्तान ने सहायता की पेशकश की है। हालांकि पाकिस्तान इस समय खुद IMF के कर्ज के इंतजार में है, खुद IMF से भीख मांगता दिखाई दे रहा है, दुनिया के सामने जाकर हाथ फैलाते नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। लेकिन बांग्लादेश के इस सिचुएशन में मदद करने को तैयार है। दरअसल बांग्लादेश में इस समय विनाशकारी बाढ़ आई हुई है, जिस कारण अभी तक करीब 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि अभी भी लाखों लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। इसके अलावा फसलों और घरेलू जानवरों का भी नुकसान हुआ है। हिंसक राजनीतिक संकट के बाद बांग्लादेश में आई इस बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि पीएम शरीफ ने बांग्लादेश की आंतरिक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखकर ऐसे मुश्किल समय में अपनी एकजुटता व्यक्त की है। पीएम ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के उन सभी लोगों के दुख में उनके साथ है जिन्होंने इस विनाशकारी बाढ़ में अपने परिवारजनों और अपनी आजीविका को खो दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार है। इसके अलावा शरीफ ने अंतरिम सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश के लोग अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते हैं। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश नेतृत्व इस चुनौती भरी पूर्ण समय में देश का सही ढंग से मार्गदर्शन करेगा। ऐसे में दोस्तों, क्या ये कोई नई चाल हो सकती है पाकिस्तान की? खुद भीख मांग कर अपना देश चला रहा है और बांग्लादेश की मदद करने की बातें कहता नजर आ रहा है पाकिस्तान। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको ये भी बता दें, नेपाल में चीन का बढ़ता दबदबा दे रहा भारत और अमेरिका को टेंशन। ड्रैगन से मुकाबले के लिए हाथ मिलाएंगे दोनों देश। जी हां, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने इस हफ्ते भारत का दौरा किया। दरअसल देवबा को अपनी मेडिकल जांच के लिए दिल्ली आना था, लेकिन भारत नेपाल संबंधों की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी यात्रा को आधिकारिक दौरे में बदल दिया गया। नई दिल्ली में देवबा ने कई हाई प्रोफाइल बैठकें की और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। नेपाल में बीते महीने की सत्ता बदली है और पुष्प कमल की जगह केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं। नई सरकार में आरजू विदेश मंत्री बनी है। दोस्तों, द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने नेपाल के विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद देवबा की यह पहली भारत और विदेश यात्रा है। देवबा को भारत दौरे पर मिली अहमियत इसीलिए भी है क्योंकि कोहली जब भी नेपाल की सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भारत की बजाय चाइना को तरजीह दी है, चीन को ज्यादा अहमियत दी है। पूर्व में पीएम रहते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक नाकेबंदी करते हुए भारतीय व्यापार मार्गों पर अपने देश की निर्भरता को कम करने के लिए बीजिंग के साथ कई समझौते किए थे। ओली के फिर से सत्ता में आने के बाद फिर भारत एक बार फिर इस तरह की स्थिति से बचना चाहता है। नेपाल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका के लिए नेपाल दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को रोकने में एक अहम देश है। ऐसे में भारत और अमेरिकी दोनों की निगाह नेपाल में लगी हुई है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, रूस में यूक्रेनी सेना घुसी तो ट्रोल होने लगे व्लादिमीर पुतिन। युद्ध नीतियों को नाकाम बता मांगा जा रहा उनका इस्तीफा। 92 गांवों पर 92 विलेजेस पर यूक्रेन ने कर लिया है कब्जा। दोस्तों, रशिया में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उनको एज ए राष्ट्रपति नाकामयाब बताया जा रहा है। उन्हें बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है कि तुमसे देश नहीं संभल रहा, तुम इस्तीफा दो। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिला निर्दलीय कैंडिडेट कैनेडी जूनियर का साथ। कमला हैरिस की क्या बढ़ेगी मुश्किलें? बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के आजाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। कैनेडी ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने कैंपेन को रोकते हुए कहा है कि वो मतपत्र से अपना नाम हटाने की मांग करेंगे। कैनेडी ने अपना समर्थन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। कैनेडी ने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते तो इससे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मदद मिलती है और ट्रंप को नुकसान होता है। ऐसे में उन्होंने अपने कैंपेन को खत्म कर दिया है। कैनेडी का साथ मिलने से जहां ट्रंप को इलेक्शन में मदद मिलेगी तो वहीं डेमोक्रेट कमला हैरिस के लिए चुनौती अब मुश्किल हो सकती है। व्हाइट हाउस के लिए निर्दलीय उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने चुनावी दौर से बाहर होने के बाद एरिजोना में हुई रैली में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा करते हुए उनको समर्थन दे दिया। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए अमेरिका ने शुरू कर दी प्लानिंग। शेख हसीना के हटते ही नेवल इंस्टीट्यूट की मैगजीन में आया सबसे बड़ा लेख। दोस्तों, बांग्लादेश में इस महीने की शुरुआत में एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हसीना को ढाका से भागकर भारत की शरण लेनी पड़ी। भारत पहुंचने के कुछ ही दिन बाद मीडिया में आए उनके कथित बयान में कहा गया कि अगर उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे दिया होता तो आज भी वे बांग्लादेश की सत्ता में होती। हालांकि अमेरिका में रह रहे उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने इसका खंडन किया और कहा कि उनकी मां हसीना ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। लेकिन इतने से बात खत्म नहीं होती। बांग्लादेश में हुई इस बड़ी उथल पुथल से 3 महीने पहले शेख हसीना ने एक सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि विदेशी ताकत की बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर नजर है। हसीना ने तब बताया था कि उस देश की तरफ से यह कहा गया है कि अगर वे द्वीप को सौंप देती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उस समय हसीना ने देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह साफ तौर पर अमेरिका की तरफ इशारा था। दरअसल बंगाल की खाड़ी में अमेरिका लंबे समय से अपना सैन्य अड्डा बनाने की इच्छा पाले हुए है। इसके लिए उसकी नजर बांग्लादेश के सबसे दक्षिण हिस्से पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर। अब हसीना के जाने के करीब 20 दिन के भीतर ही अमेरिकी प्रतिष्ठित यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की कार्यवाही पत्रिका में एक लेख छपा
छपा है जिसमें बांग्लादेश के पास अमेरिकी नौसेना के लिए अड्डे के महत्व पर जोर दिया गया है दोस्तों। तो वही बता दें, बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान ढाका के प्राचीन मंदिर की रक्षा के लिए एक साथ आए, पेश कर दी एकता की मिसाल। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार के गिरने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार की कई खबरें सामने आई हैं। इसी बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हिंदू और मुस्लिम ने एक साथ मिलकर एकता की मिसाल पेशकश की है। ढाका के प्राचीन ढाकेश्वरी मंदिर के पुजारी ने कहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के तुरंत बाद कई हिंदू, मुस्लिम और स्थानीय समुदाय के अन्य लोग मंदिर की रक्षा के लिए एक साथ आगे आए थे। पुराने ढाका में सदियों पुराने इस मंदिर के आसपास कई मस्जिदें हैं और मंदिर की घंटियों की झंकार कभी कभी पास की मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज से मिल जाती है। पीटीआई ने प्रमुख शक्ति पीठों में से एक श्री श्री ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर का दौरा किया और मंदिर में आए पुजारी और हिंदू समुदाय के सदस्यों की तारीफ करते हुए उनके साथ बातचीत की। ऐसे में बांग्लादेश से अत्याचार के बीच दोस्तों ऐसी भी खबरें आती है जो वाकई में हर किसी के दिल को पसीज देता है। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा में कौन होगा कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, कुमारी शैलजा ने क्या दिया जवाब। बता दें, कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी खुद में मजबूत है और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल बोले तो इनेलो और बहुजन समाज पार्टी बसपा के गठबंधन और जननायक जनता पार्टी जजपा से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। शैलजा का भी ये कहना था कि कांग्रेस जिन राज्यों में विपक्ष में होती है वहां आमतौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करती है। तो वहीं दोस्तों शैलजा ने कंफर्म कर दिया है कि कांग्रेस का कोई भी गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी के साथ। तो वहीं बता दें, कश्मीरी प्रवासियों के लिए वोटिंग में खास सुविधा दी गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत इन जगहों पर बनाए हैं 24 पोलिंग सेंटर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए जम्मू, उधमपुर और नई दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी बोले तो सीईओ जम्मू कश्मीर पांडु रंग के पोल ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर जम्मू और उधमपुर में रहने वाले लोगों को फॉर्म एम नहीं भरना होगा, जैसा कि लोकसभा चुनावों में करना पड़ा था। तो दोस्तों वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में दोस्तों। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय